चलिए, आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों को हम डिटेल सॉल्यूशन देख रहे थे और हम प्राचीन भारत के इतिहास शुरू मतलब यहाँ किए हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल और गुप्त काल के बाद के काल से और हर्षवर्धन से जितना प्रश्न पूछा गया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यहाँ आप देखिएगा बाबू, तो आप नोटिस क्या कीजिएगा कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल से 29 प्रश्न पूछा गया है। मतलब गुप्त एंड पोस्ट गुप्ता से कितना है, 29 प्रश्न पूछा गया है। 29 प्रश्न काफी ज्यादा हो जाता है ना। और इसमें देखिए गुप्त काल और खास करके वाकाटक, वाकाटक से तो मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया, बाकी 28 क्वेश्चन क्या है गुप्त काल से ही क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ये कह सकते हैं कि गुप्त काल हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन की बात करते हैं, तो हर्षवर्धन से कितना 6 प्रश्न पूछा गया। तो जाहिर सी बात है कि एक सिंगल टॉपिक से 6 प्रश्न पूछ रहा है, ये भी काफी ज्यादा हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। क्लियर है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सर्वप्रथम शुरुआत करें क्या, गुप्त काल से शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पूरा आपको क्लास जो है द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ डाला रहेगा। डेली क्यू चलता है, सिलेक्शन गुरु क्यूज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई समस्या होगा तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्त, क्या गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, इससे 29 प्रश्न पूछा गया है। देखिए, प्रश्न पाने से पहले क्या है, एक बार हम पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए क्या है, गुप्ता एम्पायर के बारे में कहा जाता है कि जब अपना पीक पर था तो इसका इतना बड़ा एरिया था। मतलब देखिए, नीचे वाला एरिया को छोड़ दीजिएगा, है ना, और थोड़ा सा इधर वाला एरिया को, तो यहाँ यहाँ तक क्या था, गुप्ता एम्पायर आपको फैला हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, गुप्त काल में एक शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। वो अपना बेटी प्रभावती का विवाह करता है। यहाँ के शासक, इस एरिया में वाकाटक वंश का शासन होता है, जिसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाई देगा, ये वाकाटक एम्पायर था, ठीक ना। रुद्रसेन से यहाँ पर शादी किया जाता है प्रभावती देवी का, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता है। तो प्रभावती देवी ही क्या होता है, शासन संभालती है, यहाँ पर वाकाटक वंश का शासन संभालती है। तो अगर देखिएगा कि प्रभावती देवी क्या है, हेल्प लेती है चंद्रगुप्त द्वितीय से, तो कहा जाता है ये भी कि देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से क्या है कि गुप्ता एम्पायर भी यहाँ पर भी शासन कर रहा था। मतलब बोल सकते हैं लगभग लगभग पूरा भारत पर क्या था, इनका शासन था। अच्छा, इनका राजधानी कहाँ था, तो इनका राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या था, इनका राजधानी था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, अब क्या है, गुप्त एम्पायर की बात करते हैं। तो गुप्त एम्पायर में कई सारा शासक आया, तो सबको क्या है, एक एक करके हमको समझने का प्रयास करना है। चलिए, तो अब समझाते हैं बाबू क्या। यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं गुप्त वंश की बात करते हैं। रुकिएगा दोस्त। अगर हम गुप्त वंश की बात करते हैं, तो गुप्त वंश में कई सारा शासक आया। इसमें सर्वप्रथम बात करते हैं क्या कि आपको श्रीगुप्त, कौन है, आपको श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन है, घटोत्कच। कौन है, आपको घटोत्कच, घटोत्कच, है ना। ये हमारा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी है। आगे चलिए, उसके बाद क्या है आपका आता है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम आता है। आज चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, तो फिर कौन आता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आता है। और समुद्रगुप्त के बाद आता है प्रमुख रूप से आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय आता है ना। हालांकि बीच में एक और शासक है, रामगुप्त आता है, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय कर देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, तो फिर कौन आता है, कुमारगुप्त। कौन आता है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त आता है। और कुमारगुप्त की बात कीजिएगा, एक मिनट, हाँ, कुमारगुप्त की बात कीजिएगा, तो इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम होता है आपका स्कंद गुप्त। क्या होता है, स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त इसके बाद आता है। और अंतिम शासक की बात करते हैं, तो कौन होता है, विष्णुगुप्त। होता है आपको विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त क्या होता है, इसका अंतिम शासक होता है। हालांकि कई सोर्स कुछ और भी बताते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए विष्णुगुप्त याद करना। तो ये नंबरिंग आपको याद हो जाएगा। पहले क्या आपको अ, शुरू में इस स्थापना कौन किया, श्रीगुप्त। देखिए, श्रीगुप्त क्या है, कहा जाता है कि इसका संस्थापक पूछेगा कि इसका गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। लेकिन इसके समय तक बोल सकते हैं कि ज्यादा बोल सकते हैं कि गुप्त वंश कुछ ज्यादा आप उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक ना। तो वास्तविक रूप से संस्थापक इसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसको कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यह गुप्त वंश क्या होता है, इसके शासनकाल में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से क्या होता है, आपको खड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये भी क्या है, यह क्या है, 240 से लेकर क्या है, 280 तक होता है।
और ये 280 से लेकर क्या है 320 तक, 320 तक ही शासन करता है। लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, इससे खाली क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। और इस चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, ये क्या होता है कि 320 से 335 तक शासन करता है, 320 से 335 तक शासन करता है। कई सोर्स 319 भी दिखाया गया, 319 से 335 की बात करता है ना। हम पूरा पूरा याद करेंगे, 320 से 335 याद कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो 335 के बाद क्या होता है, शासन कौन करता है, आपको ये करता है। 335 से बोल सकते हैं कि 380 के आसपास क्या होता है, आपको ये शासन करता है ना। और 380 से बोल सकते हैं, 400 आपको बोल सकते हैं, 15 के आसपास क्या होता है, आपका ई शासन करता है ना। देखिए ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब डेट उतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना मोटा-मोटी याद करना है, ठीक ना? और उसके बाद कौन होता है, कुमारगुप्त होता है, कुमारगुप्त होता है। तो कुमारगुप्त का शासन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण वो बता देंगे। वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है 427 ईस्वी में, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और स्कंदगुप्त भी हमारे लिए कब शासन किया महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब इसका मोटा-मोटी क्या है कि आप याद कर सकते हैं कब से कब तक शासन किया, है ना? चलिए, ये सब ना भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि सब चीज़ आप याद नहीं कर सकते हैं, कब तक शासन आपको किया, याद नहीं कर सकते, है ना? चलिए, ऐसे कुमारगुप्त के बारे में अगर देखिएगा तो क्या है, 415 से क्या आपको 415 से क्या है 454 के आसपास शासन करता है, और 467 आज के आसपास स्कंदगुप्त शासन करता है, ठीक है? ये सब डेट मत याद कीजिए, जो ज़रूरी हो हम बता देंगे, आइए। तो श्रीगुप्त से बस एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, और उसके बाद घटोत्कच के बाद कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये पूछिए गद्दी पर कब बैठा था, गद्दी पर कब बैठा था, गद्दी पर बाबू। तो यह क्या है कि 319 से 320 में बैठा था। कई जगह सोर्स 319 बताता है, कई जगह सोर्स 320। ये सब ईसा के हम बाद बता रहे हैं, मतलब एडी, एडी क्या बता रहे हैं, एडी, या इसी को हिंदी में बोलते हैं, ईस्वी की बात कर रहे हैं। अब अगला क्या है कि चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। यह क्या उपाधि लेता है, महाराज क्या, महाराज धीराज, महाराज धीराज की उपाधि लेता है। कोई आप लेता है, महाराज धीराज की उपाधि कौन लेता है, चंद्रगुप्त प्रथम लेता है। अच्छा, एक और चीज, जब गद्दी पर बैठता है तो बाबू क्या है, यह शुरुआत करता है गुप्त संवत, क्या आपको गुप्त संवत, तो पूछेगा कि गुप्त संवत की शुरुआत कौन करता है, तो गुप्त संवत की शुरुआत कौन करता है, चंद्रगुप्त प्रथम ही करता है, आपको गुप्त संवत की शुरुआत करता है, ठीक है। और कहा जाता है कि लिच्छिवी यहाँ क्या करता है, लिच्छिवियों से क्या करता है, लिच्छिवी राजकुमारी से, लिच्छिवी राजकुमारी से क्या करता है, विवाह करता है। कहा जाता है कि गुप्त वंश कौन थे, तो कहा जाता है क्या थे, वैश्य थे, क्या थे, वैश्य थे, वैश्य वर्ण, वैश्य थे। देखिए, एक होता है, आप हमारे बोल सकते हैं कि वर्ण सिस्टम में क्या होता है, एक होता है ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण का काम होता है पूजा पाठ करवाना, ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम क्या होता है, तो क्षत्रिय का काम होता है आपका बोल सकते हैं, हाँ, क्षत्रिय काम क्या होता है, तो क्षत्रिय काम होता है आपका राज राज करना या लोगों की रक्षा करना। वैश्य काम क्या होता है, व्यापार करना या खेती वगैरह करना। शूद्र काम होता है सभी खेत सेवा करना। तो कहा जाता है गुप्त वंश क्या थे, वैश्य थे कई सोर्स में। तो इसीलिए क्या करता है कि यह बाबू क्या है कि आपको एक क्षत्रिय वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, ताकि इसका इज्जत प्रतिष्ठा स्थापित हो सके, ठीक है ना। तो वही लिच्छवी राजकुमारी की बात करते हैं, उनका नाम होता है कुमार देवी, क्या होता है, लिच्छवी राजकुमारी की बात करते हैं। कुमार देवी क्या, कुमार देवी से क्या करते हैं, शासन, कुमार देवी से क्या करते हैं, शादी करते हैं। इसके बाद बोल सकते हैं इन्हें क्या होता है, वर्चस्व बढ़ता है। तो बोलिए, अभी तक हम 3 संवत बता चुके हैं, याद कीजिए। एक संवत क्या बता चुके हैं कि 57 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हरा कर क्या है, शुरुआत करता है, क्या आपको विक्रम संवत, क्या बोले आपको, विक्रम संवत की शुरुआत करता है। विक्रम संवत का संबंध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इससे नहीं है। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को उपाधि लेता है, विक्रमादित्य को उपाधि लेता है, लेकिन सर्वप्रथम विक्रमादित्य को उपाधि कौन लिया था, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने उपाधि लिया था। किसको हरा करके, शक को हरा कर विक्रम संवत की शुरुआत किया था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, विक्रम संवत की शुरुआत कौन किया है। और ऑप्शन में बाबू क्या रहता है कि आपको एक चूज करना ही होता है। तो ऐसे चंद्रगुप्त द्वितीय कभी शुरू नहीं किया है, ठीक है ना, लेकिन वो ऑप्शन के अनुसार चूज करना ही आता था, कई बार इसको चूज करना पड़ जाता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि आपको विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय आपको नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और बताए थे कि 78 एडी में, ईसा के 78 एडी में क्या था, आपको शक संवत की शुरुआत किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है कि शक संवत पर ही क्या आपको आधारित है। तो शक संवत की शुरुआत 78 एडी में किया गया था, क्या वो कनिष्क द्वारा, कनिष्क जब राजगद्दी में बैठा था तो शक संवत की शुरुआत किया था। आई दोनों के बीच अंतर कितना होता है, 135 साल, दोनों को जोड़िएगा तो कितना, 135 साल दोनों के बीच क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। अब एक और संवत क्या बता दिए, गुप्त संवत की शुरुआत कौन किया है, चंद्रगुप्त प्रथम किया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम से इतना क्वेश्चन पूछेगा। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे को कहा जाता है। अब ये समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त क्या होता है, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी क्या होता है, लड़का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, उत्तर भारत के
12 शासक, उत्तर भारत के 9 शासक, आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिण भारत के 12 शासक, मतलब सभी शासकों को हरा देता है। वो कभी युद्ध हारता नहीं है। इसीलिए क्या है इसको भारत का, इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इसे क्या कहा गया है समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया है, भारत का नेपोलियन। ऐसा करते जानते हैं, समुद्रगुप्त अलग लिख लेते हैं ना, तो एक जगह कंफ्यूजन हो जाएगा। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त की बात करते हैं, 335 से बाबू क्या है 380 के आसपास शासन किया है। पहला क्या है, इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, इसे भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है, काफी सारा युद्ध जीतता है, ठीक ना। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सारे शासकों को हरा देता है। हालांकि दक्षिण भारत में डायरेक्ट आपका शासन स्थापित नहीं करता है, बस हरा के छोड़ देता है। उत्तर भारत में डायरेक्ट शासन स्थापित करता है। अब कौन कहा बाबू? विसेंट आयर स्मिथ, विसेंट आयर स्मिथ ने इन्हें कहा था, विसेंट आयर स्मिथ ने। इसी को कई जगह देगा बी ए स्मिथ, बी ए स्मिथ ने इनको कहा था। क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? कविराज, क्या कविराज की उपाधि लिया था, कविराज का। इसके अलावा क्या? विक्रमंक, विक्रमंक, विक्रमंक की उपाधि लिया था। इसके अलावा क्या? अश्वमेधकर्ता, अश्वमेधकर्ता की उपाधि लिया था, ठीक है। कविराज की उपाधि लिया था। बेसिकली क्या, यह संगीत का प्रेमी था। क्या था? संगीत का प्रेमी था। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसको क्या क्या बोलता है, बीना, इसे क्या है आपको बीना बजाते हुए, सिक्का पर क्या है आपको बीना बजाते हुए दिखाया गया है, कि इसको इसको दिखाया गया है, ठीक है। और विक्रमांक अश्वमेध कर्ता को उपाधि लेता है, क्योंकि कई सारा क्या करता है, यह अश्वमेध यज्ञ भी करता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है आपको समुद्र से पूछता है, तो ये सब क्या आपको याद करना था, ठीक है। और समुद्रगुप्त की बात करते हैं, इसका दरबारी कवि की बात करता है, हरिश्चंद्र था। तो पूछेगा हरिश्चंद्र कौन था? तो हरिश्चंद्र कौन था? समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि। दरबारी कवि मतलब क्या है कि इसके दरबार में रहते थे। और हरिश्चंद्र ने लिखा था बाबू प्रयाग प्रशस्ति, क्या? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को ही इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख बोलते हैं, क्योंकि इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयाग है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। प्रशस्ति मतलब किसी के प्रशंसा में लिखा गया लेख। तो ये किससे संबंधित है बाबू? तो ये किसे है? समुद्रगुप्त के प्रशंसा में लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और कौन लिखा है? इसके दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने लिखा है। जबकि एक और अभिलेख है प्रशस्ति अभिलेख, ये होल अभिलेख है। ये होल अभिलेख है जो पुलकेशन द्वितीय के सम्मान में लिखा गया है और रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया। ये होल अभिलेख, ये होल अभिलेख लिख ही देते हैं बाबू, एक और याद कर लीजिएगा। ये होल अभिलेख क्या बोले आपको? ये होल अभिलेख, ये होल अभिलेख की बात करते हैं। ये होल अभिलेख क्या है आपको? क्या है? ये रवि कीर्ति द्वारा, रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है ना। ये क्या हो गया? चालुक्य शासक, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि था, उसी के प्रशंसा में लिखा गया है, ठीक ना। तो इतना क्या है समुद्रगुप्त से क्या आपको पता होना चाहिए था, ठीक ना। चलिए अब आते हैं, समुद्र तो आपका हो गया। तो समुद्रगुप्त के बाद बात करते हैं, तो आता है क्या? रामगुप्त। कौन आता है? रामगुप्त। रामगुप्त कुछ समय तक शासन करता है, ठीक ना। लेकिन रामगुप्त क्या होता है ना, कि यह क्या होता है आपको शक से क्या होता है, शक से हो जाता है। मतलब भारत पे क्या नहीं, भारत है तो भारत पे इधर से क्या होता है, शक शासकों का कारण होता है। जो विदेशी होते हैं तो शक से क्या हो जाते हैं, पराजित होते हैं। और कहा जाता है इसका पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी क्या होता है, ध्रुव बेसिकली पहले जब युद्ध होता था तो अपना अगर हार गया था, जो हारने वाला राजा होता अपना बेटी या पत्नी को बाबू क्या है विजेता को दे देता था। तो इसको देने की बात चल रहा था। तो इसी पर क्या हो खिसिया गया इसका भाई ना। भाई कौन था बाबू? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं, क्योंकि देखिए यह विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। भारतीय इतिहास में टोटल क्या है आपको 14 के आसपास राजाओं ने विक्रमादित्य को उपाधि लिया है। सबसे महान विक्रमादित्य कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, अपमान के चलते क्या करता है, अपना भाई की हत्या कर दिया रामगुप्त का, और उसके बाद गद्दी पर बैठता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है किसने अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी पर बैठा? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और ध्रुव देवी से बाद में क्या करता है, विवाह कर लेता है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय से, कि क्या करता है, बड़े भाई की हत्या करके क्या करता है, गद्दी प्राप्त करता है। और उसका पत्नी से ध्रुव देवी से क्या करता है, विवाह करता है। ध्रुव देवी से क्या करता है, विवाह फिर कर लेता है। क्लियर है। और क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। यह क्या है, शक को तो हराबे करता है। हालांकि देखिए जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस शासक के समय शक का आक्रमण होता है भारत पर, शक का नहीं
अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है वो हाँ। ये क्या बोले, शक की बात करते हैं, हुन पूछेगा। तो हुन का आक्रमण पूछेगा, तो स्कंदगुप्त के समय हुन का आक्रमण और स्कंदगुप्त के समय, और शक का आक्रमण की बात करते हैं तो रामगुप्त से ही आक्रमण शुरू हो गया था। और शक को हराया कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसीलिए क्या है, शकों को हराने के बाद क्या है, शकारी की उपाधि भी लिया था। तो एक क्या बोल दिया बाबू आपको, ये क्या बोले कि यह विक्रमादित्य को उपाधि लेता है, प्लस यह क्या करता है, सकारी को उपाधि लेता है। और सुनिएगा यहाँ पर आपको बताया था, याद कीजिए यहाँ पर क्या था। इस एरिया में, गुजरात के एरिया में क्या था कि शक शासक ने क्या किया था, बाद में यहाँ पर शासन किया था। यही शक शासन में क्या होता था, एक बताया था आपको, रुद्रदामन। क्या, रुद्रदामन है ना। हालांकि रुद्रदामन बहुत ही महान शासक साबित हुआ था बाद में। और यह बाबू क्या है कि बोल सकते हैं कि गुप्त के पहले की बात है, गुप्त की क्या आपको पहले की बात, रुद्रदामन जब शासन कर रहा था, संस्कृत में क्या है, पहला अभिलेख लिखवाया था। तो इसकी बात छोड़ दीजिए, हम बोलते हैं क्या कि शक को हरा क्या किया था, सकारी को उपाधि लिया था। और प्लस क्या है कि चांदी का सिक्का जारी किया था, चांदी का सिक्का जारी किया था। बोलेगा चांदी का सिक्का किसने जारी किया था, तो शक शासक को हरा करके चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जारी किया था। आज चांदी के सिक्का को बोला गया रुपयक, रुपयक कहा गया, रुपयक कहा गया। चांदी के सिक्का को क्या कहा, रुपया कहा गया। हालांकि गुप्त शासकों ने बाबू सोना के भी सिक्का जारी किया। और सोना के सिक्का के बारे में कहा था, सर्वाधिक मात्रा में क्या सोना का सिक्का इन्होंने ही जारी किया था। ऐसे बोले थे क्या कि हमारे यहाँ सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का हिंद एवं शासकों ने जारी किया था। कोई सिंगल शासक बोलेगा तब भीम कडफिस। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का आपको जो है क्या बोलता है, कुषाण शासकों ने जारी किया था। और सर्वाधिक मात्रा में सोना का सिक्का जारी किया था कौन, गुप्त शासकों ने। हालांकि इनका सोना का सिक्का ज्यादा शुद्ध आपको नहीं था। अब सोना के सिक्के को क्या कहा गया आपको, दिनार। क्या कहा गया, दिनार कहा गया। तो बुलाइएगा तो याद क्या है कि याद करना है कि रुचि का शादी, रुचि का शादी हो रहा है। तो र से हो गया रुपयक, और च से हो गया चांदी। तो मतलब क्या कि चांदी का सिक्का को रुपया कहा गया, और स से क्या हो गया, सोना, और द से दिनार। तो सोना के सिक्के को क्या कहा गया, दिनार कहा गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से बस बड़े भाई कहते हैं, अगर ध्रुव से विवाह किया, सकारी को उपाधि लिया, चांदी का सिक्का जारी किया, सोना का सर्वाधिक सिक्का जारी किया। और कुछ और पॉइंट ध्यान रखना है कि इसके दरबार में क्या है, आपको 9 रत्न, क्या रहा बाबू, 9 रत्न रहते थे। मतलब 9 विद्वान इसके दरबार में रहते थे, 9 विद्वान इसके दरबार में रहते थे। अब सुनिएगा, 9 रत्न इसके दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और एक और क्या बोले कि आपको अकबर के दरबार में भी क्या है, 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक पूछेगा अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान क्या है, शिवाजी के दरबार में मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहा था। एक होता अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज की बात करते हैं, तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के महान विद्वान रहते थे, उनको अष्ट दिग्गज कहा गया। तो मतलब क्या बोले, यहाँ पर बगल में लिख देते हैं। एक पूछेगा अष्ट प्रधान, अष्ट अष्ट प्रधान। राष्ट्र प्रधान क्या हो, शिवाजी का मंत्री परिषद, शिवाजी का मंत्री परिषद। एक क्या हो गया, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज के बाद क्या किया बाबू, ये तेलुगु के विद्वान थे। ये किसके दरबार में बाबू, कृष्णदेव राय, कृष्ण देव राय के दरबार में बाबू क्या है, आपको अष्ट दिग्गज रहते थे। और नवरत्न अकबर के दरबार में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसी में क्या याद करना है आपको, कालिदास। क्या आपको एक याद करना है, कालिदास, कालिदास। कालिदास को क्या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक ना। और कालिदास की बात करते हैं बाबू, कौन भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा में। क्या आपको, संस्कृत भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा में। ठीक ना। और क्या ध्यान रखना है कि कालिदास ने क्या है, कई सारा पुस्तक लिखा था। उसी में क्या है, एक लिखा था वो क्या, अभिज्ञान। क्या वो, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम है ना। मलविका, मलविका अग्निमित्रम, मलविका अग्निमित्रम। ऐसा पुस्तक वाला चैप्टर में सबके बारे में बताएं, कौन क्या पुस्तक लिखा है। अभी मोटा मोटा दो याद कीजिए, विज्ञान से मतलब एक को क्या बोलता है, मलविका अग्निमित्रम है ना। अब क्या कालिदास के अलावा क्या इनके दरबार में क्या है, अब वो आर्यभट्ट। क्या आपको, आर्यभट्ट रहते थे। कौन, आपको आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रहते थे, है ना। आर्यभट्ट के बारे में याद करना क्या है कि उन्होंने सर्वप्रथम बोला था, पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी सूर्य के पहले यह माना था कि पृथ्वी क्या है, आपका पृथ्वी केंद्र में है, और सूर्य चारों तरफ क्या होता है, घूमता है। लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत को क्या गलत साबित किया। इन्होंने बोला कि नहीं, ये क्या है, सूर्य केंद्रीय। इन्होंने क्या दिया सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत मतलब क्या है कि सूर्य क्या है, आपको केंद्र में, सूर्य क्या है, केंद्र में है, पृथ्वी चारों तरफ क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। हालांकि बाद में बोला जाता है इस सिद्धांत को कॉपरनिकस ने क्या किया था, बाद में साबित किया था। तो जब क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया, तो वहाँ आंसर कॉपरनिकस में होता है। लेकिन कॉपरनिकस ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आर्यभट्ट आप बना लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने बोला था
कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, उस कारण से क्या होता है, दिन और रात होता है। आर्यभट्ट के बारे में कहा था कि जीरो की इन्होंने खोज किया था, हालांकि जीरो का खोज बहुत पहले हो चुका था, लेकिन जीरो का व्यवस्थित रूप से प्रयोग करना इन्होंने शुरू किया था, इसीलिए कहा था कि आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था, पाई का मान दिया था, जो आज भी क्या आपको सटीक होता है ना। इन्होंने पुस्तक भी लिखा था, है ना, क्या वो आर्यभट्टियम करके पुस्तक लिखा था, आर्यभट्टियम इन्होंने पुस्तक लिखा था, है ना, आर्यभट्टियम के इन्होंने पुस्तक लिखा था। और आर्यभट्ट के बारे में बाबू क्या है, एक कौन भाषा मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गणित के लिए, ये गणितज्ञ थे और क्या थे, प्लस खगोल शास्त्री, क्या आपको खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों पे क्या था, इनका पकड़ था। और इन्हीं का शिष्य कहा जाता है कि बराहमीर, क्या आपको बराहमीर था। हालांकि बराहमीर भी बात करते हैं कि आपको गणित और खगोल जानता था, लेकिन मुख्य रूप से प्रसिद्ध क्या था, आपको खगोल शास्त्री के रूप में, क्या आपको खगोल शास्त्री के रूप में आपको प्रसिद्ध था, है ना। तो ये सब चीज क्या है, आपको ध्यान बाबू आपको रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बेसिकली क्या है कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या है, इतना सारा क्वेश्चन आपको याद करना था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बात करते हैं, क्या आपको कुमारगुप्त, क्या आपको कुमारगुप्त, कुमारगुप्त की बात करते हैं, कुमारगुप्त, है ना। तो क्या होता है, 415 से एक बाबू क्या है, 454 के आसपास शासन किया है, ये हमारा काम का नहीं है, बस याद कीजिए। कुमार देखिए, अभी तक जितना बौद्ध शासक थे ना, वो क्या हिंदू धर्म में क्या है, विष्णु के उपासक थे या भागवत धर्म के उपासक थे। लेकिन कहा जाता है कुमारगुप्त ने कहा कि इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया, स्वीकार कर लिया, क्या किया, बौद्ध धर्म को क्या किया, स्वीकार कर लिया। और भारत में एक विश्वविद्यालय बनाया, बिहार में, बिहार के नालंदा में, क्या बोले, बिहार के नालंदा में क्या बनाया, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय का क्या निर्माण किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन छूट गया, अभी थोड़ा देर में बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान नामक चीनी यात्री आया था, तो जितना चीनी यात्री आया था एक जगह हम बता देते हैं थोड़ा देर में, आइए याद करवाइएगा आप लोग भी। तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, आपको कुमारगुप्त ने किया, आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अब कब किया था, तो कई इतिहास अलग अलग बताते हैं, लेकिन हमको एग्जाम के लिए याद करना है 427, 427 एडी, एडी मतलब ईस्वी में। अब देखिए, यह 401 से शुरू होकर 500 तक चलेगा, इसको पांचवी सदी बोलते हैं। तो केमा सदी में, पांचवी सदी में, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना केमा सदी में किया गया है, तो पांचवी सदी में किया गया। किसके द्वारा, आपको कुमारगुप्त द्वारा किया गया था, और मतलब गुप्त शासकों के समय किया गया था। बाद में पाल शासकों ने भी इसको क्या किया, संरक्षण दिया था, मतलब इसको बहुत बढ़िया से बढ़ाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भारत, बिहार के एरिया पर और भारत के एरिया में है आक्रमण हुआ, एक मुस्लिम शासक, बिहार पर प्रथम आक्रमण जो मुस्लिम का हुआ, उसका नाम था बख्तियार खिलजी, क्या, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, आपका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, आपको सेनापति था, इसने आक्रमण किया, बिहार को तहस नहस कर दिया, प्लस क्या, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया, आपको आग लगा दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन का कारण क्या है, तो मुसलमान, मुसलमान कौन, बख्तियार खिलजी, कैसे बाबू, आग लगा दिया था, ठीक है। अब आइए कि कब आग लगाया था, तो अलग अलग सोर्स अलग अलग देते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए याद करना क्या, 1193, कई जगह 1197 98 दिया गया है, लेकिन आपको याद करना 1193 याद करना। 1193 मतलब क्या है कि अगर हम 1100 अगर एक से चलेंगे 1200 तक, तो इसे क्या बोलेंगे, 12वीं सदी, क्या बोलेंगे, 12वीं सदी। तो 12वीं सदी के अंत में क्या है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का किया था, तहस नहस कर दिया था। बस यही कुमारगुप्त से यही याद करना है, ठीक है। कुमारगुप्त के बाद याद करना स्कंदगुप्त, क्या करना आपको, स्कंदगुप्त, क्या याद करना आपको, स्कंदगुप्त याद करना है, ठीक है ना। तो स्कंदगुप्त के बारे में याद करना है कि गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था, गुप्त का क्या था, अंतिम महान शासक, गुप्त वंश का क्या था, अंतिम महान शासक कौन था, आपको यही था, कौन था, स्कंदगुप्त था। इसके समय क्या हुआ था, हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। देखिए, शक का आक्रमण क्या बोले कि आपको रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चल रहा था, लेकिन हुनों का आक्रमण इसके समय हुआ था। और हुनों के आक्रमण किसने क्या किया, सफलतापूर्वक क्या किया था, लड़ा था। हुन को तो बाबू, हुन तो गुप्त शासन काल में बोल सकते हैं, मतलब शुरुआती समय में, स्कंदगुप्त समय में तो भारत में एंटर नहीं कर पाए। लेकिन कहा जाता है कि हुनों का आक्रमण करने के दौरान ही क्या हुआ कि गुप्तों का क्या हो गया, गुप्तों का पतन होना शुरू हो गया, मतलब कमजोर होना क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। हालांकि स्कंदगुप्त हुनों को क्या किया था, हरा दिया था, है ना। बाद में देखिएगा हुन शासक तोरमन मिहिरकुल, देखे ना, यही हुन शासक था। तो स्कंदगुप्त से बस यही क्वेश्चन पूछता है कि हुनों का आक्रमण किसके समय में शुरू हुआ था, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त, कौन आपको, विष्णुगुप्त क्या था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। बस यही क्वेश्चन पूछता और कुछ नहीं पूछता, अंतिम शासक था, ठीक है। और एक और पूछता है
कि सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रमाण कब प्राप्त था? सती प्रथा मतलब होता ना, कोई महिला अगर मर गई तो उसका पति उसका कोई महिला का पति अगर मर गया तो पति को चिता पर जब जलाया जा रहा है तो महिला को भी जला दिया जाएगा। इसी प्रथा को सती प्रथा कहा गया। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण जो है एरन अभिलेख से मिलता है। का एरन अभिलेख से मिलता है, एरन अभिलेख से मिलता है। और एरन अभिलेख किसके समय में है? गुप्त शासक के समय की है, गुप्त शासक के समय की है। और बाबू किसके शासनकाल में है? तो कहा था कि भानुगुप्त। हालांकि देखिए अभी बताया तो कहीं भानुगुप्त का चर्चा आया नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है याद करना पड़ेगा कि सती प्रथा का जो है आपको अवशेष जो है किसके अभिलेख से मिलता है? साउंड वगैरह सही है ना बाबू? हाँ। एरन अभिलेख से क्या होता है आपको पता चलता है कि आपको एरन अभिलेख से क्या होता है आपको पता चलता है। ठीक है, चलिए। एरन अभिलेख से पता चलता है भानुगुप्त के बारे में। अब भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। प्लस एक दो पॉइंट और ध्यान रखना है, पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कब की बाबू है? कहा था कि 510 एडी के आसपास क्या है ये अभिलेख आपको है, मतलब 510 ईस्वी के आसपास के है। और सती प्रथा को बाद में क्या है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा विलियम बेंटिंग द्वारा क्या किया जाता है? 1829 में क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। किनके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय के सहयोग से अंग्रेज शासक विलियम बेटिंग द्वारा क्या कहता है? आपको समाप्त कर दिया जाता है क्या? आपको सती प्रथा को। तो इतना क्या करना, याद करना। अच्छा जानते हैं, तो एक और क्वेश्चन छूट गया। अस्कंद गुप्त जानते हैं क्या होता है? याद कीजिए, आपको बताए थे क्या कि गुजरात में क्या, गुजरात में क्या था? आपको सुदर्शन झील का क्या, आपको सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण किसने कराया था? तो यह क्या है कि मौर्य शासक क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था। और निर्माण करने वाला अधिकारी का नाम था पुष्यगुप्त। क्या आपका पुष्य गुप्त नाम था? हालांकि पुष्यगुप्त का संबंध गुप्त वंश से आपको नहीं है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, बोल सकते हैं अधिकारी था जिसने निर्माण करवाया था। अब बाद में इसी सुदर्शन झील को मरम्मत कौन करवाया था? तो शक शासक बाबू रुद्र दामन ने इसका क्या किया था? मरम्मत करवाया था। अब बाद में स्कंद गुप्त भी क्या करवाता है? सुदर्शन झील का मरम्मत करवाता है। तो सुदर्शन झील से संबंधित कौन कौन व्यक्ति है? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य बाबू, पुष्यगुप्त, रुद्रदामन, और फिर क्या बोले आपको? स्कंद गुप्त। तो ये सब पॉइंट क्या है आपको ध्यान आपको रखना था। ठीक ना, ये हो गया। तो बस क्या है, यही क्या हो गया आपको गुप्त वंश क्या हो गया आपको? समाप्त हो गया। लेकिन आप समझिए क्या है, गुप्त वंश के बारे में अलग अलग कहा जाता है कि किसे कहा जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का इसे कहते हैं कुछ स्वर्ण काल। प्राचीन भारतीय से क्या बोलते हैं हमको? स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको? गुप्त वंश को प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या करते हैं? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए। इसके अलावा क्या है, कुछ कुछ और आपको अगर पॉइंट ध्यान रखना चाहे तो बहुत सारा देखिए पॉइंट यहाँ पर याद किया जा सकता है। देखिए क्या है। अच्छा, प्राचीन भारतीय इतिहास स्वर्ण काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस काल में कई सारा क्या होता है? साहित्यिक उपलब्धि होता है। इस कारण से इसको प्राचीन भारतीय इतिहास स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। अब कुछ और पॉइंट क्या ध्यान रखना है? हाँ, यहाँ पॉइंट ये ध्यान रखना है कि देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास का बोलेगा या भारतीय इतिहास का बोलेगा स्वर्ण काल, तो इसे गुप्त वंश को ही कहा जाता है। ठीक है। हालांकि कोई भी काल किसी के सबके लिए स्वर्ण काल नहीं होता, कुछ के लिए स्वर्ण काल होता है, किसी के लिए स्वर्ण काल आपको नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एक बताए थे क्या कि फहियान, क्या बोले आपको? फहियान नामक जो चीनी यात्री है, फहियान नामक क्या है? चीनी यात्री भारत आया था। किस समय में आपको? चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या बोले आपको? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। मतलब किसके, कौन वंश के? गुप्त वंश के शासनकाल में आपको आया था। गुप्त वंश शासनकाल में आया था। अब कब आया था? तो कहा था कि यह 399 में आया था और 415 या 411 तक रहा था। 399 में आया था, 415 399 में आया था। अब देखिए समझिएगा, 399 के अंतिम में आया, तो ये समझिए 301 से 400 को बोलते हैं क्या? चौथी सदी बोलते हैं। और बाबू 401 से शुरू करेंगे और जहां तक समाप्त होता है ना उसको बोलते हैं वही सदी, तो पांचवी सदी हो गया। तो समझिए क्या, ये बाबू देखिए तो चौथा सदी की लास्ट में आया है और पांचवी सदी के प्रारंभ में आया होगा नहीं? तो इसीलिए जब क्वेश्चन पूछता है कि फहियान भारत कब आया था, तो आंसर पूछा दिया गया तो यह पांचवी सदी में भारत आया था। क्यों? पांचवी सदी में भारत आया था, ठीक ना? और पांचवी नहीं रहेगा तो चौथी बना लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में गुप्त वंश का शासन। और उसके बाद कौन होता है? संगयून। कौन होता है? संगयून आता है। संगयून आता है। इसके बारे में कहा था कि एग्जैक्ट बोला था कि 518 में आया था। कब आया था? 518 में आया था। लेकिन कई बुक में देगा कि यह क्या है कि 500 बोल सकते हैं। 18 से बाबू क्या है कि 522 के आसपास रहा था। 522 के आसपास, 518 से 522 के आसपास रहा था। ठीक ना? इसीलिए कई बुक में जब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है
संयुक्त भारत कब आया था, तो वहां पर क्या है कि 515 से क्या है 520 वाला ऑप्शन क्या आपको सही दिया गया है, मतलब विकल्प के अनुसार, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके साथ में कब आया था, तो गुप्त वंश जब पतन की ओर था तो यह आपको आया था, ठीक है। केमा सदी में तो क्या हो गया, 501 से 600 तक क्या हो जाएगा, 6वीं सदी, तो यह 6ठी सदी में आपको आया था। इसके बाद आया था वो हेनस्वांग, कौन था, हेनस्वांग, हेनस्वांग आया था, हेनस्वांग आया था। हेनस्वांग बाबू क्या है कि 629 में आया था और 645 ईस्वी तक भारत में रहा था, 629 से 645 में आया था, ठीक ना। और ये बाबू क्या है, हेनसांग, हेनसांग के समय में आया था, हेनसांग, हेनसांग शासक था तब ये आया था, है ना। हेनसांग कौन वंश के शासक था बाबू, तो ये कौन था आपको, वर्धन वंश, और वर्धन वंश को ही बोलते हैं पुष्य भूति वंश, पुष्य भूति वंश कहा जाता है। और केमा सदी बाबू, तो 601 से 700 तक चलिएगा तो केमा हो जाएगा, 7वीं सदी में यह भारत आया था, केमा 7वीं सदी में भारत आपको आया था, ठीक है। हिंसांग के बारे में आगे चर्चा फिर करेंगे, फिलहाल लेते कीजिए। और हिंसांग के बाद क्या है, एक और चीनी यात्री है, ये सब चीन के यात्री है जो भारत में आया था, कहला तो बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों को अध्ययन करने के लिए, है ना, और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए भी आया था। हालांकि इसके समय तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको नहीं बना था, ठीक ना। आइए, हिंसांग के बाद एक बाबू इत सिंह, इत सिंह की बात करते, इत सिंह की बात करते, इत सिंह की बात करते हैं। इत सिंह की बात कहा जाता है कि 673 में आया था और 695 तक रहा था, 673 से 695 में रहा था। अच्छा, इसके शासनकाल में गुप्त वंश क्या हो गया था आपको, समाप्त हो गया था, गुप्त वंश क्या हो गया था आपको, समाप्त हो गया था, ठीक है ना। तो कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, पाल वंश का शुरुआती दौर चल रहा था, पाल वंश का स्थापना भी बढ़िया से आपको नहीं हुआ था। तो कौन शासक समय नहीं पूछता, बस पूछता केमा सदी में, तो 7वीं सदी में आपको आया था, 7वीं सदी में भारत आया था, ठीक है ना। चलिए आइए, अब आइए, हाँ, एक और चीज ध्यान रखना है कि गुप्त वंश के बारे में, क्या गुप्त वंश का एक विशेषता क्या है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल तो बोल दिया, लेकिन साथ ही ये भी देखा गया कि यहाँ पर क्या है, गुप्त वंश जो है क्या है, इसका शहर क्या है, पतन अवस्था में। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस बोल सकते हैं वंश का विशेषता क्या है, या कौन सा दौर का विशेषता है, नगरों का क्रमिक पतन। तो इसके समय नगर क्या था, पतन की अवस्था में, नगर क्या था आपको, पतन की अवस्था में थे। तो ये भी क्या करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए, और एक और चीज ध्यान रखना है कि श्रीलंका का एक शासक था, ठीक ना, वो का क्या था कि मतलब भारत में क्या है, अ, बौद्ध विहार, मतलब बौद्ध धर्म संबंधित कुछ स्थान या मंदिर बनाने के लिए क्या है, आपका बोल सकते हैं कि समुद्र रूप से क्या किया था, अनुमति लिया था, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, और कुछ आपको गुप्त वंश से है, तो इतना क्या है, गुप्त वंश से आपको पता होना चाहिए था। अच्छा, एक और पूछेगा, भूमि कर, यहाँ पर भूमि कर लिया था, भूमि कर, देखिए भूमि कर क्या है कि 1/6 से लेकर क्या है 1/4 तक भूमि कर था, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त गुप्त शासकों के समय भूमि कर कितना था, तो भूमि कर को भाग कहा गया या उद्भाग कहा गया, उद्भाग कहा गया। और ये क्या है, गुप्त शासन के दौरान 1/6 लिया जाता था, यही क्या है आपका आंसर था, 1/6, 1/6 था। तो इसको भी क्या कर सकते हैं आप, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पूछेगा कि गुप्तों के समय में क्या था, जो प्रशासन क्या बोलेगा, सबसे बड़ा इकाई क्या था, सबसे बड़ा इकाई क्या था, देश, क्या आपको देश, और देश को बांटा गया था आपको भुक्ति में, क्या आपको भुक्त, भुक्ति मतलब क्या होता है, प्रांत, और इसको फिर आपको क्या विषय में, क्या आपको विषय में, क्या आपको विषय में बांटा गया था। अब विषय को क्या आपको पेट में बांटा गया था, है ना, अब पेट हो क्या ग्राम में। तो सबसे बड़ा प्रशासन इकाई क्या था, देश था। सबसे छोटा क्या था, ग्राम, सबसे छोटा क्या था आपको, ग्राम था ना। और देखिए, ये जो देश था, इसके साथ हो क्या कहा, गोपना, क्या कहा गया, गोपना, गोपना बोल सकते हैं क्या था आपको, सबसे बड़ा क्या था, बोल सकते हैं कि शासक था। भुक्ति के बाबू क्या, प्रशासक को ऊपरी क्या कहा गया, ऊपरी कहा गया, ऊपरी कहा गया। अब विषय के शासक क्या कहा गया, विषयपति, क्या कहा गया, विषय के शासक क्या है, विषयपति कहा गया, ठीक है ना। तो इसको क्या करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या कुछ और देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, ग्राम सभा में जो मुखिया होता था, यहाँ पर क्या बोले, ग्राम सभा में, यहाँ पर क्या बोले, ग्राम सभा बनता था, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में जो मुखिया था, मुखिया था, है ना, तो मुखिया को कह दिया ग्रामिक, मुखिया को कह दिया आपको ग्रामिक कह दिया। जबकि आपको मुखिया ग्रामिक कह दिया, जबकि अन्य सदस्य, अन्य जो सिंपल सदस्य थे, अन्य सदस्य थे, है ना, इसे क्या कह दिया, महतर, क्या कह दिया आपको, महतर कह दिया, क्या कह दिया आपको, महतर कह दिया। तो इससे भी क्या कर सकते हैं, आपको याद रख सकते हैं, है ना। और पुलिस विभाग में सामान्य तौर पर जो काम करता, छोटा मोटा जो अधिकारी होता है, उस चाट और भाट, क्या बोले, पुलिस विभाग में छोटा मोटा अधिकारी था, उसे क्या कहा गया, चाट और भाट, क्या कहा गया, चाट और भाट कहा गया। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और क्या है कि सिंचाई के लिए क्या है, यहाँ पर बोलेगा गुप्त काल में सिंचाई के लिए क्या है, रहट, क्या आपको रहट का इस्तेमाल होता है, सिंचाई के लिए क्या है आपको, रहट का इस्तेमाल होता था गुप्त काल में, सिंचाई के लिए क्या है आपको, रहट का इस्तेमाल होता था। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, कि पूछ रहे हैं, सब क्वेश्चन पूछेगा। देखिए बाबू,
पहले क्या दोस्त था कि सर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, लेकिन आजकल क्या है, इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको याद करना पड़ेगा वो। पहले नहीं पूछता था, लेकिन आजकल पूछ रहा था, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, आप कुछ और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम जो कहा जाता है कि मंदिर निर्माण की बात करता है, भारत में सर्वप्रथम पूछेगा कि मंदिर निर्माण कला बाबू किसी समय शुरू हुआ, तो गुप्तों के समय भारत में सर्वप्रथम मंदिर आपको देखने को मिलता है। गुप्त के शासन काल में सर्वप्रथम मंदिर बनता है, मंदिर बना था भारत में। हालांकि मूर्ति का वो निर्माण काल हमारे यहाँ बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही चला रहा था, लेकिन मंदिर सर्वप्रथम क्या है, गुप्तों के शासन काल में शुरू हुआ। हालांकि देखिए, कहा जाता है कि इनके समय बहुत बड़ा स्थापत्य कला में, मतलब बिल्डिंग निर्माण में बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि वर्चस्व स्थापित नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ आपको बोल सकते हैं कि मंदिर बना है। जैसे बाह के गुफा का नाम सुना होगा, बाह के गुफा, है ना? फिर एक दशावतार मंदिर है यूपी में, तो ये क्या है, गुप्त शासन के दौरान ही आपको बना है। ठीक है, आगे चलेगा। एक और कहा जाता है कि अजंता, अजंता के जो चित्रकारी है, अजंता के चित्रकारी, तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि अजंता के चित्रकारी का संबंध किस धर्म से है, तो किससे? आपको मुख्य रूप से क्या, आपको मुख्य रूप से क्या, आपको तरीके से क्या हो गया, मुख्य रूप से क्या आपको, मुख्य रूप से क्या आपको बौद्ध, बौद्ध धर्म से क्या आपको संबंधित है? चल नहीं रहा हो, क्या हो रहा है इसको? मुख्य रूप से क्या बोलेगा वो, बौद्ध धर्म से क्या आपको संबंधित है। हालांकि कहा जाता है कि जनता चित्रकारी को क्या है, स्वतंत्र व्यापारी वगैरह थे उनके द्वारा संरक्षण दिया गया था। और अजंता की चित्रकारी में न तो वाकाटक वंश के शासकों का योगदान था, और न ही क्या है, गुप्त वंश के शासकों का योगदान था। लेकिन फिर भी अजंता की चित्रकारी क्या है कि गुप्तों के समकालीन था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए, तो ये सब क्या करना था, वो आपको याद रखना था। यहाँ तक क्वेश्चन क्या आपको पूछ रहा है। ठीक है ना? चलिए, और जानते हैं कुछ और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त काल में जो भूमि, अलग अलग भूमि के प्रकार था, उससे क्या कहा था? देखिए, भूमि कहता है एक क्षेत्र था, तो जहां पर कृषि होता था ना, जहां पर क्या बोले, जहां पर आपको कृषि होता था, उस क्षेत्र को क्या बोला गया, मतलब उस भूमि को बोला गया क्या, क्षेत्र। कृषि वाला भूमि को क्या बोला गया, आपको क्षेत्र बोला गया ना। और वास्तु, व से वास्तु, और व से वास करने वाला। वास मतलब क्या है कि जहां निवास करने वाला, जहां घर बनाने वाला भूमि था, उसे क्या कहा गया, आपको वास्तु कहा गया। और चारागाह, ये तो नामे से स्पष्ट, चारागाह, चारागाह मतलब क्या है कि जहां चरने वाला भूमि है, चारागाह। ये क्या है, जहाँ जानवर वगैरह चरता था, उसे क्या कहा गया, चारागाह। क्या है, चारागाह कहा गया। ठीक है ना? और एक सील, सील मतलब पत्थर होता है, तो इसमें खेती होगा नहीं, तो ये क्या था, यह कृषि योग्य भूमि नहीं था। यह क्या था, कृषि योग्य भूमि नहीं था, यह कृषि योग्य भूमि बाबू आपको नहीं था, है ना? एक था अप्रहत, अप्रहत, अप्रहत। तो अप्रहत भूमि ऐसा था, ठीक है, जिसको क्या है कि दान दिया जाता था। इस जंगली भूमि, क्या बोले आपको, जंगली भूमि था, जिसको दान दिया जाता था। दान क्यों दिया जाता था, ताकि ऐसे, देखिए समझिएगा, भारत में पूछेगा कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने का प्रथा का शुरुआत किसने किया है, तो सर्वप्रथम क्या है, आपको बाबू बाबू सातवाहन शासकों ने, क्या बोले आपको, सातवाहन शासकों ने क्या किया था, भारत में भूमि दान प्रथा का शुरुआत किया था। भूमि दान प्रथा क्या किया था, शुरुआत किया था, है ना? और इसका पता चलता है नानघाट के, आपको नानघाट अभिलेख से पता चलता है, नानघाट अभिलेख से पता चलता है। लेकिन सर्वाधिक पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक भूमि दान क्या बोलता है, भारत में सर्वाधिक बोलेगा भूमि दान का शुरुआत किसने की, सबसे ज्यादा भूमि ब्राह्मण को और मंदिर को किसने दिया, तो ब्राह्मण और मंदिर को सर्वाधिक भूमि कौन दिया आपको, गुप्त शासक समय शुरू हुआ। शुरुआती में बाबू सैनिक वगैरह को नगद वेतन दिया जाता, बाद में क्या होगा, भूमि वगैरह दान देना शुरू हो गया, है ना? जैसे कृषि के क्षेत्र में विस्तार तो हुआ, लेकिन शहर का क्या हुआ, क्रमिक पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोल सकते हैं नगर का महत्व क्या होना है, कम होने लगा। देखिए, जहाँ व्यापार वगैरह ज्यादा होगा, वहाँ पर नगर का महत्व बढ़ जाएगा, और जहाँ कृषि वगैरह ज्यादा होने लगा, वहाँ नगर का महत्व क्या हो जाएगा, आपको कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक भूमि दान किसके द्वारा दिया गया है, गुप्त शासकों के समय दिया गया है। अपरहत किस तरह का, यही क्वेश्चन पूछा गया है, अपरहत किस तरह का भूमि था, दान या दान दिया गया जंगली भूमि था, या जंगली भूमि था, उसको अपरहत कहा गया। ठीक है, तो गुप्त वंश से क्या है, इतना सारा प्रश्न आपको आना चाहिए था। बाकी अब देख लेते हैं बाबू, प्रश्न यहाँ आइए, बनता है कि नहीं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, बताइए? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं, समुद्रगुप्त को। बी ए स्मिथ, बिसेंट आयर स्मिथ ने आपको उपाधि दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, मौर्य वंश का, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश के है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का क्या था, आपको संस्थापक था। कनिष्क क्या था, शक शासक, नहीं कनिष्क क्या था, कुषाण शासक, कुषाण शासक, कुषाण शासक था। इसके बारे में बता चुके बाबू, ठीक ना? चलिए, पुष्यमुत्र के बता दे, पुष्यमुत्र शुंग था, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक ना? आइए, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन था,
इलाहाबाद या इसी को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसका रचना कौन क्या था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, उसका नाम था क्या? हरिसेन। क्या था? हरिसेन, हरिसेन। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। आइए, कालिदास के बारे में बता चुके हैं कि बाबू की भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या था? नवरत्न था, ठीक है ना। आइए, रवि कीर्ति के बारे में बता चुके हैं क्या है? आपको पुलकेशन द्वितीय है, ये होल शासक क्या है? चालुक्य शासक। चालुक्य शासक क्या है? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय क्या था आपको? दरबारी कवि था। इसने लिखा था एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख लिखा था। सुदरक की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछेगा, इसने ग्रंथ लिखा था पुस्तक, उसका नाम क्या था? मृछ, क्या आपको? मृछ कटिकम, मृछ कटिकम, मृछ कटिकम नामक पुस्तक कौन लिखा था? आपको सुदरक लिखा था। और एक क्वेश्चन पूछा गया, हम एग्जाम दिए थे बिहार एसएससी सीजीएल का बहुत पहले 2015 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मृछ कटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। क्या होता है? मिट्टी का गाड़ी या मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का गाड़ी या क्या होता है? खिलौना होता है, खिलौना होता है। इसका क्या होता है? अर्थ होता है। इसको क्या करना, आपको ध्यान रखना है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो क्या बोले कि रामगुप्त को हत्या कर दिया, उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और क्या किया? गद्दी प्राप्त किया। तो चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा? आपको द्वितीय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त गुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, ये क्या था? आपको विक्रमादित्य को पद लिया था। स्कंद गुप्त के समय हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? बड़े भाई की हत्या कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन था? तो हुन का देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया था? इस शक को क्या किया था? आपको शकों को हराया था, इसलिए शकारी को पद लिया था, है ना। जबकि स्कंद गुप्त क्या किया था? हुनों को पराजित किया था, हुनों को पराजित किया था, तो हो जाएगा स्कंद गुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का ये अंतिम महान शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, कुमार गुप्त ने किया था। और कब किया था वो? तो कब किया था ये? तो यह कब किया था? 527, नहीं 400, क्या वो आपको 427 से मतलब 5वीं शताब्दी में ही किया गया था, ठीक ना। और इसको 1193 में क्या है, बख्तियार खिलजी ने आग लगा के क्या? 1193 में बख्तियार खिलजी ने आग लगा के इसको ध्वस्त कर दिया था। तो यहाँ हो जाए क्या? कुमार गुप्त बाबू संस्थापक था। अच्छा, एक होता है नालंदा विश्वविद्यालय, एक होता है नालंदा महाविहार। तो इसका स्थापना 1951 में किया गया था, जिसका काम क्या था कि जो भी आपको बौद्ध ग्रंथ से संबंधित बौद्ध बौद्ध से संबंधित क्या है अध्ययन करना, वहां करेंगे। और जो बौद्ध ग्रंथ मैक्सिमम क्या है पाली भाषा में लिखा गया, तो पाली अनुसंधान केंद्र किया क्या है? नालंदा महाविहार की स्थापना किया। नौ नालंदा महाविहार की स्थापना कब हुआ था? 1951 में बिहार में स्थापना हुआ था। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? तो बोलिए, यह गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा किया गया था, तो गुप्त काल में हुआ का बाबू। और पाल शासकों द्वारा क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन साथ ही पाल शासकों ने, है ना, आप देखिएगा क्या कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, गोपाल गोपाल की बात करेंगे, गोपाल की बात करेंगे, गोपाल, है ना। तो ये क्या है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। वहीं पाल शासक में धर्मपाल, क्या आपको धर्मपाल की बात करेंगे, तो ये क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ? आपको भागलपुर में, कहाँ? भागलपुर में है, ठीक ना। और नालंदा विश्वविद्यालय का कहा था कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय ही आपको, ठीक ना। हालांकि पहले तक्षशिला था, लेकिन तक्षशिला कहाँ वर्तमान में है? पाकिस्तान में। तो भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय अभी पूछेगा तो नालंदा ही है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए, चिकित्सा विज्ञान, देखिए तर्कशास्त्र और बौद्ध दर्शन, व्याकरण, गणित वगैरह की शिक्षा दिया जाता था यहाँ पर। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, यह बौद्ध धर्म का जो महायान ब्रांच था, उससे संबंधित यहाँ पर वो ज्ञान विज्ञान दिया जाता था। तो यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन का यहाँ मुख्य रूप से शिक्षा दिया जाता था। और कौन ब्रांच से बाबू? महायान ब्रांच से। तो यही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नौ नालंदा महाविहार क्या है? नौ, नौ शब्द लग गया, तो इसका स्थापना 1951 में हुआ था। क्या? किसके लिए? ताकि बाबू क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, है ना, या बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी जानकारी है उसको फैला सके। तो 1951 में स्थापना किया गया था। और यहाँ पर क्या है? पाली अनुसंधान संस्थान, क्या है? पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में किया गया था, ठीक है ना। चलिए, महावीर का जन्म स्थान की बात करते हैं, तो क्या वो कुंडग्राम वैशाली में है? ठीक नहीं तो होगा नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के, देखिए, विनाश का कई कारण था। देखिए, एक तो क्या था कि राजकीय संरक्षण मिलना भी कम हो गया था। पहले क्या था कि राजा के द्वारा संरक्षण मिलता था, लेकिन ये मेन कारण नहीं था। मेन कारण क्या था कि यहाँ पर आक्रमण किया गया, बख्तियार खिलजी द्वारा इसमें आग लगा दिया गया। तो मुसलमान इसे क्या है? विनाश के प्रमुख कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुसलमान क्या इसके विनाश का प्रमुख कारण है।
अब आइए देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय से है क्या, कि 12वीं शताब्दी के अंत तक, नहीं बाबू 1193 मतलब क्या, 12वीं सदी के अंतिम दशक चल रहा है, तो 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, बिल्कुल बात क्या आपको सही है। अब पतन का मेन कारण क्या है, कि इसमें वो क्या है, मुसलमान शासक बख्तियार खिलजी ने इसमें क्या किया, आग लगवा दिया था। तो मेन कारण क्या यही है। हालांकि अन्य कारण हो सकता है कि इसको राजकीय संरक्षण पहले के अपेक्षा कम मिला तो राजा कम ध्यान दे, हो सकता है, लेकिन मेन कारण क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था। ठीक है ना। आइए, महाविहार को राजकीय परसय मिला बंद हो गया था, ये भी सही है। कि जैसे गुप्त काल में तो सब ज्यादा इसको क्या, राजा का संरक्षण मिला इस विद्यालय को। बाद में पाल शासक है तो भी क्या कि इस विश्वविद्यालय को मतलब क्या किए, संरक्षण दिए, मतलब खर्चा वर्चा देते थे ना। और बाद के क्या हुआ कि शासकों ने कम इसको पर ध्यान देना का किया शुरू किया, लेकिन मेन इसका पतन कारण ही नहीं था। मेन पतन कारण क्या था, कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा था कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ हजारों छात्र और हजारों टीचर के रहने की व्यवस्था यहाँ पर था। तो आइए, महाबिहार को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया था, बिल्कुल क्या है आपको सही है, दोनों सही है। आइए, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या कर रहा है, नहीं भाई व्याख्या नहीं कर रहा है, वो कारण तो है नहीं है मेन। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हो सकता है। आइए देखिए, यहाँ पर क्या ना हो, सबसे सही आंसर ये होगा कि देखिए ए और आर है तो दोनों सही है, लेकिन ई कथन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन का मेन कारण राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया, ये मेन कारण नहीं है, मुसलमान मेन कारण है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आपको बोल सकते हैं कि 10 का यही हमारा क्या हो जाएगा, आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक बाबू बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो दोस्त। नहीं दोस्त, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आप पूछ रहा है तो याद तो करना ही पड़ेगा। आइए, अब यहाँ पाइए, फहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय में भारत आया था, बिल्कुल गलत। देखिए, फहियान एक चीनी यात्री था, बिल्कुल सही बात है, जो कि 399 से 415 के आसपास तक भारत में रहा था। तो अब क्या आपको गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, तो ये हर्ष के समय बाबू ये गलत है, ये क्या आपको गलत है, नहीं होगा आंसर। हर्ष के समय में नहीं, हर्ष के समय हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से हिंसांग, तो हिंसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हिंसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु है जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, नहीं यह हिंसांग की बात करता है बाबू। यह 629 से 645 तक क्या आपको भारत में रहा था, 629 से 645 तक भारत में आपको रहा था। ठीक ना। और ये क्या आपको हर्षवर्धन क्या बोले, हर्षवर्धन के शासनकाल में था। हर्षवर्धन इसी के प्रभाव में आकर क्या किया था, बौद्ध धर्म को क्या किया था, आपको स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म के महायान ब्रांच को क्या किया था, हर्षवर्धन ने स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत नहीं आया था, या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो क्या गलत है, यहाँ पे जानते क्या किया है, यहाँ वाला यहाँ कर दिया, यहाँ वाला यहाँ कर दिया, पलट दिया है। तो इसमें से कोई भी क्या आपको सही नहीं है, उपयुक्त से कोई भी आपको सही नहीं है। ठीक है ना। और देखिए, हिंसांग के बारे में कुछ और आपको बताते हैं। देखिए, हिंसांग की बात करते हैं, तो इंसान के बारे में क्या था कि भारत आया था, तो इसका आने का उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म संबंधी जानकारी प्राप्त करना और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना। ठीक है। ये आया तो देखा कि भाई पाटलिपुत्र जो कि बहुत समय मन बहुत मेन टाउन होता था, पाटलिपुत्रा क्या हो गया, पतन हो गया, पाटलिपुत्रा क्या पतन अवस्था में। साथ ही क्या इसने अपने यात्रा वृत्तांत तो क्या है, एक पुस्तक लिखा, सी यू की नामक पुस्तक में सुनने का कि अपने यात्रा वृत्तांत को आपको लिखा है। ठीक है। और आते हैं केमा सदी में आया था, तो बता दिए कि 7वीं सदी में भारत आया था। इसी के प्रभाव में हर्षवर्धन का किया, बौद्ध धर्म के महायान ब्रांच को क्या करता है, आपको स्वीकार कर लेता है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई करने आया था, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में स्टूडेंट के रूप में पढ़ा भी और बाद में पढ़ाया भी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जब आया था, ठीक ना, तो यहाँ का कुलपति कौन थे बाबू, शिलभद्र। कौन थे आपको, शिलभद्र क्या था यहाँ बाबू, कुलपति थे। इसको यात्रियों में कहते हैं राजकुमार या नीति का पंडित, यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित, इसी को हिंसांग को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, तो फहियान बाबू क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो यही हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं बाबू। अच्छा, एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं कि चीनी यात्री से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब किया था, तो ऐसे कहा था कि 518 में वो मुख्य रूप से आया था, 518 में। तो यहाँ कोई 518 तो ऑप्शन में ही नहीं, तो या तो उपयुक्त में से कोई नहीं बना दीजिए, या तो क्या बोले कि क्या कि 518 से 522 कई इतिहासकार मानते हैं, तो यही इसी के अनुसार माना लीजिए। तो इसके अनुसार कौन दिखाई दे रहा है, 515 से 520 दे रहा है। तो कई जगह इसका आंसर ई दिया गया है, ठीक ना। लेकिन अगर बाबू देखिएगा, मैक्सिमम जगह वेरीफाई करने का हम प्रयास किया, तो वहां पर क्या है कि ऑप्शन ए देता है, तो यही याद कर लीजिएगा, हमारे समझ से ज्यादा क्या होगा आपको बेहतर होगा। हाँ, तो एग्जैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अलग अलग वेबसाइट में वेरीफाई करने का प्रयास किया, तो वहां पर क्या आपको इसी को आंसर आपको दे रहा है। चीनी यात्री हंसांग बाबू किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, कहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन आपको किया था, नालंदा में अध्ययन किया था। ठीक ना।
मगध में मगध नाम से कोई विश्वविद्यालय नहीं था। वर्तमान में मगध यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस समय नहीं था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में धर्मपाल बनाया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में बाबू क्या आप बताए थे, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। ये सब क्या किए थे, वहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे। अंबिक, तक्षशिला का राजकुमार, यहाँ शिक्षा ग्रहण किया था। ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अब भारत का पूछेगा तो नालंदा। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? देखिए वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ ले बाबू। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आपको हेनसांग, कौन हेनसांग बाबू, है ना। फहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 5वीं शताब्दी, हेनसांग 7वीं शताब्दी, इत सिंह 7वीं शताब्दी। तारनाथ, तारनाथ की बात करते हुए क्या आपको तिब्बत, क्या आपको तिब्बत से संबंधित है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने बाबू क्या किया था, भारत की यात्रा किया था? बस वही क्वेश्चन हेनसांग हो जाएगा। चीनी यात्री इत सिंह बाबू भारत कब आया था? 673 से 695, याद करना बाबू। क्या ऑप्शन में कहीं है? नहीं है। 405, 635 नहीं बाबू। ये 673, 695, 7वीं सदी के अंत में बाबू भारत में आया था, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से? कोई नहीं। इनमें से किस अभिलेख से विधवा दहन, विधवा दहन मतलब क्या हो गया, सती प्रथा, सती प्रथा का पहला प्रमाण जो है 510 ईस्वी में एक अभिलेख मिला है। 510 का अभिलेख है एक बाबू। ईरान अभिलेख, ईरान अभिलेख जो कि क्या है, भानुगुप्त से संबंधित है। तो समुद्रगुप्त का ईरान बाबू ने, समुद्रगुप्त नहीं, भानुगुप्त का क्या है, ईरान अभिलेख है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता है? तो नगर का क्रमिक पतन जो है यह क्या है, गुप्त काल की क्या है विशेषता है? कि देखिए शुरू में नगर तो उच्च अवस्था में था, लेकिन धीरे धीरे नगर का क्या हुआ, यहाँ पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि व्यापार वाणिज्य कम होने लगा, भूमि का महत्व क्या होता, बढ़ने लगा था। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार हेतु कौन सा बंदरगाह प्रयोग होता है, ये बताइए नहीं कि देखिए समझिए क्या हुआ। ये बाबू क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है ना। तो समझिए क्या यहाँ पर क्या है कि बाबू, बंगाल में एक बंदरगाह है ताम्रलिपि, क्या आपको ताम्रलिपि एक बंदरगाह है कहाँ, आपको बंगाल में, बंगाल में है। तो मुख्य रूप से गुप्त काल में क्या है, इस बंदरगाह का क्या है, व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, क्या वो ताम्रलिपि बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है ना। और कल्याण देखिए, तो कल्याण क्या महाराष्ट्र में, क्या आपको महाराष्ट्र में, ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है। भड़ौच और कैम्बे की बात करते हैं, कहाँ, गुजरात में है। ये भी क्या है, गुप्त काल से संबंधित बंदरगाह आपको नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ताम्रलिपि, ताम्रलिपि हो जाएगा। इनमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में, बोलता है कौन जो है गुप्त काल में आपका औषधि के क्षेत्र में क्या आपको प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है बाबू, अगर हम बात करते हैं शूद्रक, तो शूद्रक तो बताया क्या हो कि मृक्ष कटकम नाटककार थे, मृक्ष कटकम पुस्तक लिखी, तो होगा आंसर नहीं, ये तो होगा नहीं ना। सौमील नाम से कोई ऐसा मिलता नहीं हमारे इतिहास में बाबू वर्णन। सुश्रुत की बात करते हैं बाबू, क्या है सुश्रुत, इन्होंने लिखा था एक पुस्तक सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक इन्होंने आपको लिखा था, है ना। अब देखिए सुश्रुत संहिता का उन्होंने कहा था ईसा के, बोला था कि 6ठी सदी पूर्व थे, मतलब ईसा के 600 साल पहले की बात है, मतलब ईसा के बहुत पहले ही कौन थे, सुश्रुत थे। लेकिन कुछ कवि, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं ये क्या गुप्त काल में थे, लेकिन गुप्त काल आप जानते हैं क्या वो, कि 275 से, देखिए 275 के बाद शुरू हुआ गुप्त काल। और मुख्य रूप से क्या 320 एडी से शुरू हुआ, ईस्वी से शुरू हुआ है। तो मतलब ये तो ये होना ना चाहिए, यह गुप्त काल के दौरान तो होगा नहीं, लेकिन कई जगह आंसर यही दे दिया है कि इनमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो कई जगह आंसर ये दिया गया है, लेकिन आंसर बाबू ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ईसा के बहुत पहले की बात है, गुप्त काल ईसा के बहुत बाद की है, तो ये आंसर होगा नहीं। हाँ, इनसे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भारत में सर्जरी पर, सर्जरी मतलब क्या है, शल्य चिकित्सा, सर्जरी पर पहला पुस्तक कौन लिखे थे? सुश्रुत ने लिखा था, सुश्रुत संहिता लिखा था। ये औषधि से संबंधित है, ठीक है, आगे चलिए। और शूद्र को सोना की बात करते क्या है, ये आपको वैदिक काल, क्या आपको वैदिक काल से संबंधित क्या है कि ऋषि हैं, है ना। इनका भी संबंध की बात करते हैं, तो बाबू इनका संबंध क्या है, आपको आयुर्वेद से नहीं है। तो यहाँ बाबू क्या है, आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस शासक ने ब्राह्मणों व मंदिरों को सर्वाधिक ग्राम दान में दिया? तो क्या बताया था कि सर्वप्रथम भारत में भूमि दान देने का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, आपको किए थे सतवाहन शासक, नानघाट अभिलेख से पता चलता है। लेकिन ब्राह्मण इत्यादि को सर्वाधिक जो दान दिए थे, ब्राह्मण इत्यादि को, तो ब्राह्मणों को सर्वाधिक दान दिया गया था आपको गुप्त शासन काल के दौरान। हालांकि कहा जाता है कि पाल शासकों के समय गुप्त काल से भी अधिक दान दिया गया, लेकिन मैक्सिमम दान क्या है कि बौद्ध विहार बनाने के लिए या बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया था, ठीक ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक वंश ने ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक दान दिया, तब यहाँ आंसर क्या होना चाहिए आपको, गुप्त काल, क्या आपको गुप्त काल होना चाहिए, है ना। अच्छा कुछ और बताते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं, कहा बाबू गुप्त गुप्त शासकों का धर्म क्या था?
तो धर्म क्या था? भागवत धर्म। क्या था आपको? भागवत धर्म। भागवत मतलब क्या है? ये विष्णु भगवान क्या था आपको? विष्णु भगवान क्या थे? आपको पुजारी थे। भागवत धर्म था, मतलब हिंदू धर्म को यहाँ बढ़ावा मिला। हालांकि कुमार गुप्त का क्या था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन मैक्सिमम भागवत धर्म को मानता था। ठीक है। इनका ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब क्या है कि राजकीय इनका भाषा क्या था? राजकीय भाषा, जैसे वर्तमान में भारत में राजकीय भाषा हिंदी है, वहां पर क्या था? संस्कृत। इस समय क्या था आपको? संस्कृत। हालांकि कई बुक में क्या है आपको? प्राकृत दिया है, लेकिन प्राकृत क्या था? आम लोग की भाषा था। प्राकृत क्या था? आम लोग की भाषा था। जबकि शासक वर्ग और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था आपको? संस्कृत। क्या था आपको? संस्कृत, है ना। इनका राजकीय चिन्ह पूछेगा, राजकीय चिन्ह क्या था? तो राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। क्या आपको? गरुड़, है ना। गरुड़ का देखिएगा, है ना, जो भगवान विष्णु क्या होता है आपका? बोल सकते हैं वाहन होता है। इसके अलावा क्या है, जो समुद्रगुप्त सिक्का जारी किया था उसमें क्या है आपको? देखिएगा कि उसको बिना बजाते हुए दिखाया गया है। साथ ही क्या आपको चांद, मतलब क्या लक्ष्मी जी का भी कई खूब सिक्का पर क्या प्रतिमा मिला है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, गुप्त युग में भूमि कर की दर क्या था? भाग या युद्ध भाग भूमि कर वो कहा गया, ठीक ना। तो वो कितना बताया था? उपज क्या था? छठा भाग था। 1/6 भाग क्या था? भूमि कर के रूप में दिया जाता था। अप्रहत बोलता है, ठीक ना, बोलता है कि अप्रहत जो भूमि था, अप्रहत भूमि किसे कहा गया? बताइए बाबू। तो क्या बोले? अप्रहत सिंचित भूमि नहीं, घने जंगल वाला भूमि, ज्योति भूमि। नहीं देखिए, कृषि वाला भूमि को तो क्या कहा गया? वहां पर बताया था कि जो कृषि वाला भूमि को क्या कहा गया? क्षेत्र कहा गया। वास्तु निवास करने वाला भूमि को वास्तु कहा गया। चरागाह मतलब चरने वाला, सील मतलब ऐसा भूमि जो क्या वो जोतने योग्य नहीं है। अप्रहत की बात किया, है ना। ऐसा भूमि जो जंगली है, ऐसा भूमि जो जंगली है। तो समझिए क्या है? बिना जोती हुई जंगली भूमि। देखिए यह भूमि क्या है? बिना जोता हुआ, लेकिन इसको जोता जा सकता है, लेकिन जंगली एरिया है। यहाँ पर एक घने जंगल वाला भूमि, देखिए यहाँ पर घने जंगल वाला भूमि दिया गया, तो ये नहीं बनाइएगा, यही बनाइएगा कि ऐसा भूमि है जो जंगली तो है, लेकिन जोता जा सकता है। मतलब जंगल को, थोड़ा बहुत जंगल है, उसको जोत करके क्या है खेती को बनाया जा सकता है। इसीलिए क्या है कि दान दिया जाता था ब्राह्मण लोगों को, ताकि वहां पर क्या है कृषि वगैरह काम करवा सके। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या है? अप्रहत भूमि कहा गया। गुप्त काल में सीसा का सिक्का किसने जारी किया? आप सुन लीजिए। भले गुप्त काल दे दिया है, लेकिन यहाँ समझिएगा सीसा का सिक्का जो है गुप्त काल शासकों द्वारा जारी किया ही नहीं गया है। तो सिक्का यहाँ गुप्त काल में देखिए सोना का सिक्का और चांदी के सिक्का क्या आपको मुख्य रूप से क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बोलिए कि आपको दिया का है ना। तो यहाँ पर समझना क्या है, देखिए। हाँ, कि सिक्का, देखिए शीशा का सिक्का जैसे बोलेगा ना, तो शीशा का बोलेगा, प्रोटीन का बोलेगा। यह सब सिक्का क्या हुआ आपको? सतवाहन क्या बोले आपको? सतवाहन शासकों ने क्या बोले आपको? सतवाहन शासकों ने क्या किया था? ये सब सिक्का आपको जारी किया था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अब आइए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी को अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन दिन और रात होता है? प्रतिदिन मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। यह कौन कहता है बाबू? आर्यभट्ट। कौन आपको? आर्यभट्ट, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे? ये भी एक नवरत्न थे, विद्वान थे, है ना। यही आंसर हो जाएगा, है ना। भास्कर बाबू नहीं हो जाएगा, ठीक ना। ब्रह्मागुप्त नहीं। ब्रह्मागुप्त तो कई बार क्या भारत का नेपोलियन कर दिया जाता है, ठीक ना। भास्कर, ये देखिए भास्कराचार्य या भास्कर बाबू क्या है? एक लीलावती के आपको, लीलावती नामक क्या है गणित पर लिखा गया पुस्तक लिखे हैं, गणित लीलावती के गणित भाषा में लिखा गया है। तो भास्कराचार्य इसके लेखक है। बराहमीर के बारे में बता दिए हो क्या? बराहमीर क्या थे आपको? गुप्त वंश के शासन काल में नवरत्न में से एक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, जो मुख्य रूप से क्या है खगोल विद्या से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट बाबू। अच्छा वो क्वेश्चन देखिए, देखिए जो कुछ देर पहले जो क्वेश्चन डील किए हैं वही क्वेश्चन क्या है? सेम बाबू, सेम टू सेम, सेम ऑप्शन के साथ क्या पूछ दिया गया है दोबारा। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो देखिए सुश्रुत बाबू औषधि के क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन यह गुप्त काल का आपको नहीं है। सर्जरी पर लिखा गया पुस्तक इन्हीं का प्रथम है, सुश्रुत संहिता, लेकिन गुप्त काल का नहीं है। स्वमिला बाबू ऐसा कोई नाम हमको नहीं पढ़ना है। सुदरा की बात करते हैं, ये क्या है? मृत कटकम लिखे हैं बाबू, क्या है आपको बोल सकते हैं कि यह जो है आपका औषधि से संबंधित नहीं है। सौनक बाबू क्या है? एक ऋषि है, भी औषधि से संबंधित नहीं है, यह क्या आपको वैदिक काल से संबंधित है ना। एक और याद कर लीजिए बाबू, क्या पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या हुआ? इसका लेखक कौन है? आपको विष्णु शर्मा। कहा जाता है कि बाइबल के बाद जो है सर्वाधिक जो अनुवाद किया गया अलग अलग भाषा में, किसका? पंचतंत्र का। इसमें क्या है? जानवर को पात्र लेकर के नैतिक कहानी बताया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
कुछ विद्वान का मानना है कि पंचतंत्र जो है गुप्त काल में लिखा गया, कुछ विद्वान का मानना है कि पंचतंत्र भी गुप्त काल में नहीं लिखा गया। आपसे ही क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, बस याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, अमरकोश। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकार पर विचार कीजिए। देखिए अमरकोश क्या है, एक पुस्तक है, उसमें क्या है, भूमि के प्रकार लिखा है और उसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। आइए, उर्वरा, उर्वरा उपजाऊ। अच्छा, उर्वरा उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता है? ये तो नाम से भी स्पष्ट है कि उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत लगे ना रहा। मरुस्थल, मरुस्थल नहीं हो जानते फिर भी जानते कि नहीं हो जानते फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरु मतलब मरुस्थल मतलब कि रेगिस्तान हो गया। अब इस समय कन्फ्यूजन हो सकता है। साद वाला, तो साद वाला ऐसा भूमि था जहां पर क्या है, आपको घास पास होता था। ऐसा भूमि जिस पर घास लगा हुआ है उसको साद वाला कहा गया, ये भी आपको सही है। देव मातृ की बात करते हैं, वैसा भूमि जो क्या है वर्षा, इसको सिंचाई हो सकता है, प्राकृतिक वर्षा पर जो भूमि क्या है डिपेंडेंट है, ठीक ना, उसको क्या बोला गया? देव मातृक बोला गया। इसमें सब क्या है आपको सही दिया गया है, तो आंसर क्या आ जाए? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो दो को तो कंफ्यूजन है ही नहीं था, बाकी आप रट के याद कर लीजिए कि साद वाला क्या है, घास वाला भूमि। देव मातृ क्या हो गया? वर्षा से सिंचित भूमि, वर्षा से क्या हो गया? सिंचित भूमि हो गया। आइए, तो यहाँ तक क्या था, गुप्त काल से क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया था, गुप्त काल से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए आइए, यहाँ पर वाकाटक वंश के बारे में हम एक बार जानकारी देते हैं। देखिए वाकाटक वंश की बात यहाँ पर देखिए ना पिक्चर में, एक क्या है वाकाटक वंश जो कि आपका पिक पर था, ये वाकाटक वंश का क्या है मानचित्र है। अब वाकाटक वंश के बारे में बात करते हैं, है ना। तो इसका संस्थापक पूछेगा, तो संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति क्या था? इसका क्या था? संस्थापक। संस्थापक क्या था वाकाटक वंश का? विंध्य शक्ति था, ठीक है। लेकिन इसका सबसे महान शासक पूछेगा तो प्रवर, प्रवर सेन जो था, ये क्या था? सबसे महान शासक था। आईसी के समय क्या हुआ था? सर्वाधिक इसका विस्तार हुआ था, तो इसलिए प्रवर सेन को बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसका? आपका क्या बोलते हैं, अ, वाकाटक का। और क्या बोले कि इसी वाकाटक वंश में क्या हुआ था कि जो यहाँ पर गुप्त वंश था, इसने क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और बाबू उसका नाम क्या था? प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी जो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटी था। इसका शासन क्या होता हुआ आपको? वाकाटक के शासक प्रवरसन, क्या बोले आपको? प्रवर सेन के, प्रवरसन नहीं बाबू, रुद्रसेन। क्या नाम था? रुद्रसेन, रुद्रसेन, रुद्र सेन के साथ इसका क्या हुआ था आपको? शादी। रुद्रसेन के साथ, रुद्रसेन द्वितीय नाम था, तो रुद्रसेन के साथ इसका शादी हुआ था। हालांकि कुछ समय इसका हो गया था, रुद्रसेन की मृत्यु हो गया था, तो प्रभावती देवी क्या बन गई? राजा बन गई, है ना। और प्रभावती देवी क्या है, कहा था कि नाम मात्र के बाद शासिका थी, मुख्य रूप से क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही क्या इसको दिशा निर्देश आपको करता था। अब क्वेश्चन पूछेगा इसका राजधानी कहाँ था? तो राजधानी क्या है? देखिए नंदी, क्या हो गया? नंदी वर्धना। क्या हो गया? नंदी वर्धना। नंदी वर्धना में इसका क्या था? राजधानी था, दो राजधानी था, एक नंदी वर्धना, एक क्या हो गया? वातस गुलमला। क्या था? वातस, वातस गुल्मा, वातस गुल्मा, वातस गुमला इसका राजधानी था। एक क्या था आपको? नंदी वर्धना। नंदी वर्धना और क्या बोले? वातस गुल्मा इसका राजधानी था। बस यही याद करना था और कुछ तो याद करना नहीं। अब आइए क्वेश्चन देखिए बनता है कि नहीं बाबू। आइए बोलिए। वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था बाबू प्रवरसेन। बोलता है प्रवरसेन के बारे में विचार कीजिए, तो विचार कीजिए, आप विचारवान व्यक्ति हैं बाबू। आइए, यह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। हाँ, क्या बोले? ऐसे क्या बोले थे कि बिंद शक्ति क्या था? वाकाटक वंश का स्थापना किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? यही था। अच्छा, ये इसका साम्राज्य बुंदेलखंड से हैदराबाद तक फैला हुआ था। बाबू देखिए, ये तो गलती बोल दिया ना हो। यहाँ पे देखिए, कहने चल गया हो, यहाँ पाइए। देखिए इसका अगर शासन देखिए ना, तो बुंदेलखंड बाबू इस एरिया में पड़ जाएगा। बुंदेलखंड में नहीं, बुंदेलखंड यूपी के एरिया में पड़ता है, वहां की बात नहीं करता। यहाँ पर देखिए क्या है, मुख्य रूप से क्या है, आप देखिए महाराष्ट्र के इलाका, महाराष्ट्र के इलाका, विदर्भ की बात कर सकते हैं, नहीं उसको क्या बोल सकते हैं, महाराष्ट्र के इलाका। देखिए यहाँ, यहाँ महाराष्ट्र, या बोल सकते हैं क्या कि मध्य प्रदेश का कुछ इलाका से लेकर क्या है कि आपको यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक, है ना। ये हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ हैदराबाद तक ही नहीं फैला हुआ है। मतलब बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र हो गया, ऐसे कुछ एरिया में फैला हुआ था। तो ये तो क्वेश्चन है वो गलत लग रहा है, मतलब ऑप्शन, कौन ऑप्शन नहीं वाला देखिए कि उसका साम्राज्य बुंदेलखंड से हैदराबाद तक फैला हुआ था, नहीं ये तो गलत हो गया। तो पहले देखिए ये होगा नहीं, जहां जहां बी गलत कर दी, ई आंसर होगा नहीं होगा, ई आंसर होगा नहीं होगा। तब आंसर चाहे तो बी होगा, मतलब ए और सी चाहे तो होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब आइए, वह बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी बना, बिल्कुल सही बात है। क्या बोले कि बिंद शक्ति ने कहा किया, वाकाटक वंश का स्थापना किया था, उसके बाद परवर्ष आया था, ये आपको सही है। उसका उल्लेख पुराण में मिलता है। आप देखिए कई सोर्स मानते हैं कि पुराण में उल्लेख है, कोई सोर्स मानते हैं कि पुराण में उल्लेख आपको नहीं है। तब समझिए, मान लेते हैं बाबू इसको हम कंफ्यूजन है, तो आप देखिए क्या है,
आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए ए और क्या वो सी, ए और सी तो वो कंफर्म सही है। अब डी यहाँ, अब जानिए चाहे ना डी तो कहीं ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपको ए और सी, ए और सी है ना, तो आंसर हो जाएगा क्या आपको ए और सी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही। चलिए, तो यह क्या था बाबू आपका क्वेश्चन क्या था, वकाटक वंश से आपको समाप्त हो गया है ना। तो गुप्त काल से देखे कि सब क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपको वकाटक वंश से भी क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। चलिए, अब क्या आना है बाबू, यहाँ पर क्या हर्षवर्धन की बात करते हैं, इससे छोटा टॉपिक है। कितना है, 6 प्रश्न पूछा गया हर्षवर्धन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम देखिए कि हर्षवर्धन के शासन काल में क्या था, इतना पूरा एरिया पर क्या था आपको शासन था हर्षवर्धन का। देखिए हर्षवर्धन के बारे में क्या था कि भारत का यह अंतिम हिंदू सम्राट था। लेकिन आप समझिए कि ना तो हिंदू था और ना ही पूरे भारत का सम्राट था, क्योंकि बहुत था ना जी, अब पूरे भारत का सम्राट भी नहीं था, तो इसीलिए क्या स्टेटमेंट गलत माना जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ ही देगा कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो कौन था, आपको यही था, कौन था, आपको यही था, ठीक है। तो पहले इसको आते हैं, अब क्या इस क्वेश्चन को समझते हैं, आइए। अच्छा, इसका राजधानी कहाँ था पहले समझ लीजिए। शुरुआत में अगर राजधानी की बात करते हैं तो कहाँ था, थानेश्वर, कहाँ थानेश्वर था, हरियाणा में पड़ता है। अब बाद में क्या है कि हर्षवर्धन बाबू क्या करता है, कनौज जो यूपी में पड़ता है वहां राजधानी लेकर के आता है, क्या करता है, यहाँ राजधानी लेकर के आता है। अब क्यों होता है कहानी समझा देते हैं, पहले यहाँ पाइए देखिए, आइए पहले बात करते हैं क्या, देखिए इसको वंश को बोलते हैं बाबू वर्धन वंश, क्या बोलते हैं, वर्धन वंश बोलते हैं। अब वर्धन वंश का ही एक अन्य नाम क्या है, पुष्यभूति, पुष्यभूति कहते हैं। अब समझिए कहा जाता है कि इसका संस्थापक पूछेगा कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था, तो कौन था, पुष्यभूति, पुष्यभूति, पुष्यभूति। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में 67 में कि पुष्यभूति हर्षवर्धन का संबंध कौन वंश से है, तो वहां पर क्या था ऑप्शन में, पुष्यभूति तो यही वंश से संबंधित है। अब देखिए क्या है, किसी में एक शासक क्या आता है ना, इसी में अगर एक बात करते हैं, शासक की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसी में एक शासक आता है, एक मिनट, हाँ, एक प्रभाकर बर्धन, राज्यवर्धन, हाँ, इसमें एक शासक क्या आता है, प्रभाकर, क्या आता है, प्रभाकर बर्धन, प्रभाकर, प्रभाकर, एक मिनट रुकिए, इसमें शासक क्या होता है, प्रभाकर, प्रभाकर, प्रभाकर बर्धन क्या होता है, इसमें एक शासक बनता है। प्रभातक प्रभाकर वर्धन का क्या होता है, 3 गो टोटल क्या होता है, बच्चा बच्ची होता है, तीनों क्या होता है आपको, बच्चा बच्ची होता है, ठीक है ना। उसी में अगर देखिएगा तो क्या होता है, अच्छा इसका पत्नी का नाम होता है यशोमती, यशोमती क्या होता है, इसका पत्नी का नाम होता है। और इसका एक बेटा का नाम होता है राज्यवर्धन, क्या होता है आपको, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। और एक का नाम होता है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और एक का नाम होता है भाग्यश्री, भाग्यश्री। तो भाग्यश्री क्या है, बेटी, क्या है आपको, बेटी है, क्या हो गया आपको, बेटी हो गया। एक प्रभाकर वर्धन का 2 बेटा है, राजवर्धन, हर्षवर्धन, और बेटी क्या हो गया, भाग्यश्री। जैसे बेटी का विवाह क्या होता है आपको, ग्रह वर्मा से क्या होता है, ग्रह वर्मा से इसका क्या होता है, विवाह होता है। भाई क्या होता है, मखौरी शासक, क्या होता है आपको, मखौरी शासक होता है। अच्छा, ग्रह वर्मा के हत्या कौन कर देता है, तो ग्रह वर्मा के हत्या करता है मालवा शासक, मालवा के शासक होता है, मालवा के शासक होता है, मालवा के शासक होता है। मालवा शासक क्या करता है, इसका हत्या करता है, और उसका नाम क्या होता है, देवगुप्त, क्या आपको, देवगुप्त। तब देखिए समझिए, इसका बहनोई को क्या किया, मार दिया, नहीं, राज्यवर्धन का बहनोई क्या हो गया, मारा गया, ग्रह वर्मा को मार दिया। तो यह राज्यवर्धन आता है, और यह क्या करता है, क्या करता है, देवगुप्त ये क्या करता है, हत्या करता है। देवगुप्त से क्या होता है, आपका दोस्त होता है बंगाल का शासक, देवगुप्त का दोस्त कौन होता है, बंगाल या गौड़ का शासक शशांक, क्या आपको, शशांक, शशांक। ये क्या होता है, बंगाल या गौड़ का शासक, बंगाल या गौड़ का शासक क्या होता है, शशांक होता है। यह शैव धर्म को मानता था, यह कट्टर क्या होता है, शैव होता है। यह नालंदा में जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया था, ये ध्यान रखिएगा, नालंदा में बोधि वृक्ष को यही कटवा दिया था। तो शशांक जाता है और यह क्या करता है, राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तब क्या होता है कि हर्षवर्धन बहुत ही कम उम्र है, मात्र कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। और यह हर्षवर्धन क्या करता है, जाकर क्या करता है, शशांक को क्या करता है, हरा देता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब आइए हर्षवर्धन पर हमें मुख्य रूप से क्या करना है, फोकस करना है, तो हर्षवर्धन पर फोकस करवाते हैं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, तो जो पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक कौन था, यही हर्षवर्धन था, कौन था, हर्षवर्धन सबसे क्या हुआ, महान शासक साबित हुआ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, भारत का अंतिम हिंदू स्वराट बोलते हैं, लेकिन हिंदू नहीं था, आपको पता है, ठीक है ना। अब समझना क्या है, देखिए पहले तो क्या किया, ये क्या काम किया बाबू, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 16 वर्ष की अवस्था में क्या किया, गद्दी पाया, 16 वर्ष की अवस्था में। फिर क्या इसने क्या किया, गौड़ शासक, गौड़ शासक शशांक को क्या किया, हराया, शशांक को हराया। अब समझना क्या है, देखिए यहाँ पे पिक्चर देखिएगा, पिक्चर थोड़ा दिखा देते हैं, यहाँ पाइए, यहाँ पाइए, देखिए ये क्या है, बंगाल का एरिया है, तो इन्हें तो इस शासक को हरा दिया।
लेकिन अब सोचा कि हम दक्षिण भारत के और एरिया को क्या करें, जीते। तो ये बाबू यहाँ नर्मदा नदी है, तो यहाँ जब जीतने का प्रयास करता है तो यहाँ पर क्या होता है, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का शासन चलता है। याद कीजिए, कुछ देर पहले बताते हैं कि चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के बारे में क्या है, ये होल अभिलेख लिखा गया रवि कीर्ति द्वारा उसके प्रशंसा में। तो यही इसी अभिलेख से पता चलता है कि मतलब पुलकेशन द्वितीय क्या करता है, आपको हर्षवर्धन को हराता है। तो यहाँ नर्मदा नदी के तट पर क्या करता है, इसको क्या करता है, हरा देता है। ठीक ना। तो मतलब ये हो गया बाबू, समझिएगा। कहने चल गया तेरे भाग कहाँ जा रहा है। यह क्या होता है, पूछेगा कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो इसको क्या, चालुक्य शासक, क्या बोले आपको, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय क्या करता है, नर्मदा, आपको नर्मदा नदी के तट पर क्या करता है, आपको हराता है ना। और इसका जानकारी बतावे की है कि ये होल अभिलेख है जो कि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया, उससे आपको जानकारी मिलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्या है कि हर्षवर्धन ने बाबू बाद में बाबू क्या करता है, अच्छा हर्षवर्धन का शासन होता है हेनसांग, होता है आपको हेनसांग, हेनसांग नामक क्या होता है, चीनी यात्री आता है। अच्छा हर्षवर्धन क्या है, 606 से बाबू 647 तक शासन करता है। केमा सदी, 7वीं सदी में शासन करता है। आईसी के शासनकाल में हेनसांग नामक चीनी यात्री आता है, जो कि 629 से 645 तक भारत रहता है। ये भी कि आपको 7वीं सदी में भारत आपको आता है। इसी के प्रभाव में आकर के हर्षवर्धन क्या करता है, बौद्ध धर्म को क्या करता है, स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। आप बौद्ध धर्म में कौन ब्रांच को, महायान ब्रांच को क्या करता है, आपको यह मानता है। यह क्या करना, हर्षवर्धन सब कहता है। अच्छा हर्षवर्धन के बारे में कहा था कि इसने खुद क्या किया था, 3 पुस्तक रचना किया था, है ना। उसका नाम था प्रेरणा। प्रेरणा एक ट्रिक है बाबू, प्री से हो गया प्रिदर्शिका, प्रिदर्शिका, प्रिदर्शिका हो गया, रस हो गया रत्नावली, रत्नावली हो गया, और न से क्या हो गया आपको, नागानंद, क्या हो गया आपको, नागानंद, नागानंद हो गया। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद तीनों पुस्तकों में लिखा हर्षवर्धन लिखा है। लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि खुद ये पुस्तक नहीं लिखा था, यह पैसा देकर धावक नामक विद्वान से लिखवाया था। तो अलग अलग राय है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रियदर्शिका या रत्नावली या नागानंद पुस्तकों में लिखा था, आपको यही लिखा था। अच्छा इसका हर्षवर्धन का दरबारी कवि पूछेगा, पूछेगा हर्षवर्धन का दरबारी कवि, दरबारी कवि, तो देखिए 3 दरबारी कवि के बारे में याद करना थे, तो बता चुके थे क्या, कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, क्या था, हरिसेन था। अब पुलिकेशन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कीर्ति था। इसका दरबारी कवि कौन था, वान भट्ट, कौन आपको, वान भट्ट, वान भट्ट, वान भट्ट। अब देखिए वान भट्ट के बारे में कहता है कि यह पाटलिपुत्रा का निवासी था, पाटलिपुत्र का निवासी था। अलग कई सोर्स अलग अलग क्लेम करते, कोई कहता है भोजपुर का था, लेकिन हमको एग्जाम में पूछेगा तो क्या है, वान भट्ट क्या था, पाटलिपुत्र का आपको निवासी था, ठीक है। तो वान भट्ट ने क्या किया था, 2 पुस्तक लिखा था। एक बाबू क्या, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, और एक आपको बाबू क्या आपको बोले, एक वो कदाम्बरी, 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 कदाम्बरी। बाबू क्या, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था, वान भट्ट, जो कि पाटलिपुत्र के निवासी था, बिहार का। और इसने क्या किया था, आपको एक हर्ष, हर्ष के प्रशंसा में हर्ष चरित्र की रचना किया था। और एक क्या, कदामरी पुस्तक लिखा था, कदामरी पुस्तक आपको लिखा था ना। चलिए ये आपको इतना याद करना था, ठीक है ना। इतना से क्या आपको काम बाबू चल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, और बाबू क्या हर्षवर्धन क्या है, परम भट्टारक, क्या बोले, परम भट्टारक, परम भट्टारक की उपाधि लिया था। ठीक है, परम भट्टारक की उपाधि लिया था, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आइए, क्वेश्चन बनेगा अब, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था बबुआ, बताइए। पुष्यभूति, क्या आपको, पुष्यभूति ने इसका स्थापना किया था, है ना। अब बाद में राजवर्धन बाद में क्या प्रभाकर वर्धन आया, उसी का क्या बेटा है राजवर्धन आया, और क्या बोले, हर्षवर्धन हुआ। तो आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। कवि निवासी कहाँ था, तो क्या बताएं। कुछ सोर्स को कुछ और क्लेम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम सोर्स क्या बोलते हैं कि बाण भट्ट कहाँ का था बाबू, पाटलिपुत्र का। तो पाटलिपुत्र हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आइए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा किया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में बाबू हिंसांग आया, है ना। अब फयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सिंह हो गया, 7वीं सदी में आया बस। हिंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन कहाँ होता था, देखिए हिंसांग जब भारत आया था, तो मथुरा क्या था बाबू, हर्षवर्धन के शासनकाल में, क्या बोले कि मथुरा था। मथुरा क्या था, आपको सूती वस्त्र के लिए क्या था, आपको प्रसिद्ध था। मथुरा क्या था, सूती वस्त्र के लिए क्या था, आपको प्रसिद्ध था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा, क्या आपको मथुरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो क्या बताए कि हर्षचरित्र पुस्तक कौन लिखा था बाबू, आपको कौन लिखा था हर्षचरित्र बाबू, बाण भट्ट, कौन लिखा था, बाण भट्ट, है ना, बाण भट्ट लिखा था। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया, आप समझिए, हाँ ये क्वेश्चन याद करना, देखिए
निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम, मतलब ये बाबू हर्षवर्धन तो इधर शासन कर रहा था भारत में, इधर असम है, तो असम पर कौन शासन कर रहा था, असम पर कौन शासन कर रहा था? तो समझिए क्या है, भास्कर बर्मन नामक हमारा कोई बाबू राजा नहीं है। नहीं नहीं सॉरी, यही 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 हो जाएगा। भास्कर बर्मन ही क्या था आपको, असम पर, क्या बोले, असम पर क्या था आपको, भास्कर बर्मन ही क्या था आपको शासन कर रहा था। और हर्षवर्धन के साथ क्या था, इसका मित्रता पूर्वक संबंध था, क्या बोल सकते हैं, मित्र के रूप में क्या था, संबंध था। तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अवसत जहां नामक कोई शासक नहीं है। राजा दाहिर का आपने सुना होगा कि यहाँ राजा दाहिर क्या था आपको बाबू, सिंध पर क्या था, सिंध का राजा था। हाँ ना, आईसी के समय क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था आपको, यही था, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सिंध के राजा दाहिर के समय आक्रमण किया था। तो ये सिंध का राजा था, तो यहाँ असम का पूछता था, ये क्या हो जाएगा, भास्कर बर्मन हो जाएगा वो, ठीक ना। चलिए, तो इसके साथ ही क्या हो गया, आज का हमारा क्या हो गया, सेवा क्या हो गया आपको समाप्त हो गया। ये क्या करना आपको, इतना ध्यान रखना, ठीक ना। अब क्या है, दो चैप्टर के आसपास और एंशिएंट हिस्ट्री में क्या आपको बचा हुआ, जल्दी ही क्या हो जाएगा आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए बाबू। और आप लोग अगर यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा, तो आपको अगर एडमिशन लेना होगा बाबू, तो यहाँ क्या है, 10 सिलेक्शन गुरु के एप्लीकेशन पर ले सकते हैं, है ना। और सभी टॉपिक को इस तरह से बताया जा रहा है कि देखिए, मिनिमम समय में क्या है, मैक्सिमम आपको आउटपुट मिल सके, या बहुत ही नॉर्मल फीस में आपको बताया जा रहा है सभी चीज़ को, है ना। चलिए। हम्म। देखिए दोस्त, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है राजेश जी, लेकिन मेन चीज हमको समझना क्या है ना, कि हमको क्या होता है कि जो मैक्सिमम जहाँ संभावना है प्रश्न पूछने की, जैसे 90% पर हमको फोकस करना होता है। हर एक चीज आप याद नहीं कर सकते हैं, फैक्ट तो बहुत सारा है, लेकिन सब चीज आप याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आसानी से याद हो सकता है, पहले उस पर हमको क्या होता है, फोकस करना होता है, इसे आसानी से याद किया जा सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।